जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला लेवल है लिविंग वर्ड इन टाइम। इस टॉपिक में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग वर्ड का मतलब है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन टाइम का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल टाइम स्केल। यानी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ करें ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर हमें ऑर्गेनिज़म मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और बेशुमार दूसरे ऑर्गेनिज़म हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर जो नज़र आते हैं, ये सारे मिलकर लिविंग वर्ड हमारी अर्थ का जो है बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल टाइम स्केलिंग क्या है कि ये जो इन टाइम का मतलब है कि ज़मीन के ऊपर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हमें नज़र आते हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स जो कभी ज़िंदा थे। यानी जो आज से हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले जो ज़िंदगियाँ थीं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म थे, वो जब मर गए तो उनकी सेडिमेंटेशन होगी अर्थ के नीचे डिफरेंट लेयरिंग्स में। जैसे फ़र्ज़ करें ये 1 लेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, इस तरीके से अ नंबर ऑफ़ लेयर्स बनती गई और जो ऑर्गेनिज़म है वो उन लेयर्स में नीचे बरिड होते गए एंड दिस इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन लेयरिंग। सेडिमेंटेशन, इसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये टॉप मोस्ट लेयर है, नंबर 1 पे 2, 3, 4 एंड 5। अब इन लेयर्स में जो कभी ज़िंदा ऑर्गेनिज़म हुआ करते थे वो मौजूद थे इन लेयर्स के अंदर और वो बर्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल क्या होता है जी? फॉसिल आपको पता होना चाहिए कि ये ओल्ड एंड डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट और प्रीवियस लाइफ। यानी जो पहले ज़िंदा जानदार हुआ करते थे उनके जो डेड और डिकेइंग जो बॉडीज़ हैं उनकी जो दफन होंगी और ये प्रिजर्व होती हैं। मतलब ये भी याद रखना, ये ऐसे नहीं है कि ये वैसे तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को ज़मीन में दफन करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है, गलने सड़ने का अमल से गुजरता है और उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, उसका सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोज हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ फॉसिल्स, जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो फॉसिल्स में ऑर्गेनिज़म जो है वो ज़मीन के नीचे सेडिमेंट्स यानी लेयरिंग में बरिड तो होता है, दफन तो होता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व होती है और उसकी बॉडी ख़राब नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि सर ये ख़राब होने मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल, फॉसिल्स कैसे बॉडी जो है वो ख़राब नहीं होती? तो इसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे एक्सीडेंटली ऐसे हालात बनते हैं कि जिसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो बॉडी है ना वो प्रिजर्व हो जाती है। और वो हालात कैसे हैं? क्योंकि नेचुरली कोई ऑर्गेनिज़म जब डीकम्पोज होता है ना नेचुरली, तो उसमें डीकम्पोजिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं डीकम्पोजिशन के लिए, ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। डीकम्पोजिशन के लिए हमें सबसे पहले वाटर चाहिए यानी ह्यूमिडिटी, नमी, ठीक है। इसके अलावा डीकम्पोजिशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लाजमी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी डीकम्पोजिशन का अमल हो सकता है। तो चलें ये ऑक्सीजन को आप यस और नो में लिख लें, यस भी है और नो भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास डीकम्पोज़र चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ये लाजमी नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही हो, मैं इधर डीकम्पोज़र्स लिख देता हूँ, डीकम्पोज़र्स, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो होंगे जो माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन फंजाई कुछ माइक्रोस्कोपिक नहीं भी होती, बल्कि मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है वो मैक्रोस्कोपिक है। तो डीकम्पोज़र्स मैंने लिख दिया है, इसमें आपके पास फंजाई भी आ जाएगी और बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे। तो एटलीस्ट ये जो हैं ये रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस 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 आपके पास ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए।
यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज़ है ना वो भी होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जब फुलफ़िल होंगी तो डीकम्पोजिशन का जो है वो प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। लेकिन फॉसिल्स के केस में क्या होता है, फॉसिल्स के केस में ऐसा नहीं होता। ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं, ये कंडीशंस जो हैं, इनमें से कोई एक फ़र्ज़ करें ये ह्यूमिडिटी ये ना हो तो भी ये रुकावट बनेगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये जो डीकम्पोजन है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लाइफ को सस्टेन यानी लाइफ को मेंटेन रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो जब वाटर ही नहीं अवेलेबल होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, यानी बैक्टीरिया और फंजाई, और ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज भी नहीं फिर कर सकेंगे। तो इसलिए आपने किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना हो ना, महफूज करना हो, तो आप ऐसी कंडीशंस उसमें कर सकते हैं कि वो ग्रो ही ना करे, यानी उसमें ये जो फंजाई और बैक्टीरिया ये ग्रो ही ना कर सके। मैं यहाँ एक और मिसाल देता हूँ कि जैसे अचार बनाने का अमल जो है, यानी ये जो लोग अचार बनाते हैं, तो अचार में क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना, ठीक है, पिकल फॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो डाल देते हैं सॉल्ट डालते हैं, फिर उसमें ऑयल डालते हैं और वो वाटर फ्री होता है, मतलब उसमें वाटर नहीं होता, वाटर फ्री होता है। वाटर फ्री वो कैसे करते हैं कि जो फ्रूट्स वो काट के डालते हैं ना वो पहले सुखा लेते हैं। मतलब आपने ये, मैं मिसाल ऐसे नहीं ये दे रहा हूँ, टॉपिक हमारा कुछ और है, ये मिसाल इसलिए समझाने के लिए दे रहा हूँ कि डीकम्पोजिशन जहाँ नहीं ना होगी वहाँ ही ऑर्गेनिक मैटर या डेड बॉडीज़ जो हैं वो प्रिजर्व होंगी। तो फॉसिल्स के अंदर ऐसा ही होता है। और ये यहाँ तो हम यहाँ अचार की सूरत में या कोई किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना है, जैसे ये टेट्रा पैक मिल्क होता है, इसको प्रिजर्व किया जाता है बाय आर्टिफिशियली गिवन कंडीशन, यानी मसनूई तरीके से हम वो कंडीशंस जो डिकम्पोजिशन को रोकें वो हम मसनूई तरीके से बनाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ फॉसिल्स यही सारी कंडीशंस क्या हैं कि किसी तरीके से डीकम्पोजर्स को ग्रो नहीं होने देना, क्योंकि जब ये ग्रो होंगे तो ये जो मैटर है ना, लिविंग मैटर यानी डेड बॉडी की जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये उसको डीकम्पोज कर देंगे। तो जब इनको ग्रो नहीं होने देंगे, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली डीकम्पोजिशन नहीं होगी। तो नेचुरली भी ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये हालात कभी कभी ऐसे बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देर आर अदर फॉसिल्स की और बहुत सी टाइप्स हैं, जिस तरीके से ये फॉसिल का बनने का, फॉसिलाइजेशन का जो अमल है ये डिफरेंट तरीक़ों से होता है। मैंने उसमें से एक एग्जांपल दी है, ठीक है, कि आप किसी तरीके से डिकम्पोजिशन के अमल को रोकें और डिकम्पोजर्स को रोकें कि वो ग्रो ना करें और जो है ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व रहे आफ्टर डेथ। जी स्टूडेंट्स, तो ये तो था फॉसिल्स के हवाले से। अब साइंटिस्ट इन्हीं फॉसिल्स को बेस बनाते हैं, मतलब ये अर्थ के नीचे जो है डिगिंग करते हैं और जो सेडिमेंटेशंस यानी जो लेयर्स हैं उनको फाइंड करते हैं और फिर वो अंदाज़े लगाते हैं कि जो मतलब ओल्डर लेयर होगी वो उसमें जो जानदार मिलेगा, मतलब जो डेड बॉडी मिलेगी, जो फॉसिल मिलेगा वो पुराना होगा, और जो न्यूअर मतलब जो आज है, मतलब जो रीसेंट है, तो वो आज मतलब लेटेस्ट होगा फॉसिल्स, और जो पुरानी पिछली लेयर्स में होगा वो पुराने फॉसिल्स होंगे, हज़ारों साल पुराने, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो रॉक्स की एज फाइंड करते हैं, ठीक है। जब ये लेयरिंग देखते हैं तो इन लेयर्स में जो रॉक्स होती हैं उनकी एज फाइंड करते हैं। इसको रॉक डेटिंग या कह लें रॉक्स की जो है वो उम्र जो है फाइंड करना कहते हैं, ठीक है। तो अब ये फाइंड करते हैं तो उसमें क्या उनको टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, उसमें है रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके अंदर से रेडिएशंस खारिज होती हैं, ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जो हैं जब किसी एलिमेंट, फ़र्ज़ करें इस एलिमेंट का नाम ए है, इस ए एलिमेंट्स में जब ये रेडिएशंस खारिज होंगी तो ये आफ्टर
मतलब ये रेडिएशन के खारिज करने के बाद ये किसी दूसरे स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे आर अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं होते, इसीलिए तो उनमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं, और रेडिएशंस खारिज करने के बाद वो स्टेबल एलिमेंट किसी दूसरे स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कितनी देर लगती है इसको इस अनस्टेबल ए को इस स्टेबल बी एलिमेंट में कन्वर्ट होने में कितनी देर लगती है? ये देर जो है ये इसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। इसे हाफ लाइफ क्यों बोलते हैं? इसकी वजह यह है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है इसमें जो एलिमेंट है ना, फ़र्ज़ करें उसके 100 एटम्स थे, तो इनिशियली जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इसके 50 जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एलिमेंट बी में, और 50 इसके अपने जो ए वाले एलिमेंट्स हैं वो इसी के पास रह जाएंगे। यानी हाफ लाइफ पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आफ्टर रेडियो एक्टिविटी वो रिड्यूस होके हाफ रह जाते हैं। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें जो सबसे पुरानी लेयर होगी इसमें रेडियो एक्टिविटी यानी इसमें ज़्यादा हाफ लाइफ्स कवर हुए होंगे, तो इसमें जितने हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल के कम रह जाते हैं। तो यहाँ फ्यूअर एटम्स होंगे, और यहाँ मोर होंगे। ठीक है, यहाँ ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हम लेयर्स के आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन से फिर हमें पता चलता है कि ये वाली लेयर ओल्डर लेयर है और ये वाली थोड़ी न्यूअर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो कार्बन डेटिंग की जाती है और ऑर्गेनिज्म की जो है वो फॉसिल्स की एज फाइंड की जाती है। और जब हम फॉसिल्स की एज फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि इस लेयर में फाइंड होने वाले ऑर्गेनिज्म किसी एक ही दौर से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कोई भी दौर था हिस्ट्री में 100 करोड़ 200 करोड़ साल पहले ये ऑर्गेनिजम्स एक ही दौर में इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हमें इस फॉसिल स्टडी से ये भी पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से पहले इस दुनिया पे मौजूद था या बाद में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं डायनासोर्स वगैरह, ये डायनासोर्स एक्चुअली क्या है, ये पास्ट लाइफ हुआ करती थी और उस लाइफ के ये रेप्टाइल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म हैं जो उस दौर में ज़िंदा थे कभी। लेकिन कहते हैं कि कोई एक एस्ट्रोनॉट एक जो है वो एस्ट्रॉयड जो है वो हिट किया ज़मीन पर और सारे डायनासोर्स जो हैं वो इस तरह की जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस आए और इस तरह के डिज़ास्टर्स आए कि वो सारे डायनासोर जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी नस्ल बाकी नहीं रही और उससे आगे जो बाकी माइंदा लाइफ थी उससे आगे फिर नई लाइफ का आगाज़ हुआ। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास लिविंग वर्ड इन टाइम। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पीछे लिविंग वर्ड इन टाइम थोड़ी सी उसकी ब्रीफ जो है वो हिस्ट्री कह लें या उसका इंट्रोडक्शन हमने किया, अभी हम जियोग्राफिकल टाइम चार्ट के हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो इसमें एक तरफ आपको ईराज एंड पीरियड्स जो हैं वो इस तरह दिए हुए हैं और ये काफ़ी मुश्किल से नेम हैं। ये जस्ट हम इनको गो थ्रू करेंगे और मैं आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का ना इसका एक ओवरव्यू दूंगा आपको इस चार्ट को समझने के लिए। ये इसमें एज सच कुछ लर्न करने का काम नहीं है और वैसे अगर देखें तो ये बहुत एक पेचीदा सी चीज़ है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ये आपको किसी दूसरी जगह जो है वो हेल्प करेगी किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ हमारे पास सीनोज़ोइक ईरा है। सीनोज़ोइक पूरे यानी कि ज़मीन के जो अदवार हैं जो प्री हिस्टोरिक यानी पास्ट में जो गुज़रे वक्त है ज़मीन का, ठीक है, उसको 4 जो है वो ईराज में जो डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 पे है सीनोज़ोइक ईरा, नंबर 2 पे है मेसोज़ोइक एंड फिर प्लेयोज़ोइक एंड नंबर 4 द लास्ट प्रोटेरोज़ोइक ईरा। तो अगर आप देखें कि ये जो ईराज हैं
ये इनको ज़मीन को 4 हिस्सों में, ज़मीन के जो टाइम स्केल है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सीनोज़ोइक ईरा मतलब जो लेटेस्ट लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, ये उसमें ये सारा सीनोज़ोइक ईरा में आएगी। मेसोज़ोइक जो मिडल लाइफ होगी, ठीक है, उससे पहले की, और प्लेयोज़ोइक जो उससे भी फर्दर पिछली लाइफ जो होगी, लाइफ फॉर्म्स होंगी, तो उनकी जो अदवार गुजरे हैं। और लास्ट पे है प्रोटेरोज़ोइक ईरा। और ये जो है ये मतलब जियोग्राफिकल टाइम स्केलिंग है, ठीक है। अब सीनोज़ोइक ईरा जो है वो 70 मिलियन ईयर्स अगो से इसकी जो हिस्ट्री है। फिर 135 मिलियन, 180 मिलियन, 225 मिलियन, जैसे ये जुरासिक एंड ट्रियासिक, ये सारे जो है ना, ये इसके अंदर मेसोज़ोइक ईरा के अंदर फर्दर उसके जो है वो छोटे छोटे जो है वो उसको फर्दर क्लासीफाई जो है वो किया गया है। फिर प्लेयोज़ोइक ईरा जो है ये 270 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर ये तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो तक ये इसमें डिफरेंट जो है वो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है। जैसे ये सबसे पहले पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डोविसियन है और कैम्ब्रियन है। ये सारे ईराज जो हैं, ये सारे प्लेयोज़ोइक ईरा की सब ईराज जो हैं वो हैं। तो स्टूडेंट ये सारे, अब इसमें आपको समझना क्या है कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ जो है ना, इन तमाम अदवार से पहले हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लानट अर्थ was originated in almost 300 million years ago। यानी यहाँ मैं लिखता हूँ 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 3 अरब साल पहले। 3 बिलियंस, ये 3 बिलियंस होते हैं, 3 बिलियंस, ठीक है। सो 3 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉज प्रोड्यूस्ड एंड द लाइफ स्टार्टेड। इस टाइम में लाइफ जो है वो शुरुआत हुई इसकी। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि 3 बिलियन ईयर्स अगो तो ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, फिर ज़िंदगी इवॉल्व होती गई और नई नई फॉर्म्स में ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, और फिर ये सारी जो लाइफ फॉर्म जो है, ये जो सारी ज़िंदगी को हमने 4 इराज में डिवाइड कर दिया। अब इनको हमने समझना है। तो आपकी बुक में अगर आप देखें तो एक इस तरह मिडल लाइन है दरमियान में, और मिडल लाइन के नीचे एंड पे एक पॉइंट ऐसे होता है, शायद कैमरे में आ रहा है या नहीं, तो इस पॉइंट से फिर एक इस तरीके से लाइन निकलती है, ठीक है, और एक इस तरफ लाइन निकल जाती है, और एक दरमियान में एक लाइन होती है, ठीक है, ये दरमियान वाली लाइन। अब ये जो इस तरफ वाली लाइन है, ये प्लांट्स की तरफ उन्होंने जो एवोल्यूशन दिखाई है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उससे प्लांट्स भी बने, और फिर एनिमल लाइफ जो हेटरोट्रॉफिक लाइफ है, एनिमल्स जो हैं वो इनसे आगे जो है वो इसी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स जो है वजूद में आ गए। दरमियान में एक लाइन है इस तरीके से, इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स। तो उन इनवर्टिब्रेट्स का भी ओरिजिन उसी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से ही दिखाया गया है। मतलब ये जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो 3 बिलियन ईयर्स अगो जो पैदा हुआ, उसने जितनी भी लाइफ फॉर्म है, चाहे वो प्लांट्स की फॉर्म है, इनवर्टिब्रेट्स की, एनिमल्स की फॉर्म है, वो सारी लाइफ फॉर्म उधर से ही स्टार्ट हुई, ठीक है। अब प्लांट्स की एवोल्यूशन में आप देखें कि इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा उससे नीचे है इस तरीके से, और फिर उससे नीचे है। तो ये जो बने हुए ना ये लेवल्स, ठीक है, इसको आपने समझना है। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहला इंसेस्टर होगा, सबसे पहला आबाओजाद होगा। सो सबसे पहला जो इंसेस्टर है इन प्लांट्स में वो यहाँ लिखा हुआ है एलजी, जी एलजी लिखा हुआ है। एलजी जो है वो प्लांट्स के इंसेस्टर्स हैं, सबसे पहले प्लांट्स हैं। और एलजी के बाद जो है वो एलजी के साथ ब्रायोफाइट्स भी लिखे हुए हैं, ब्रायोफाइट्स। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं समझाने की अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो एलजी और ब्रायोफाइट्स ये मतलब एक दौर में थे, और फिर एलजी से ब्रायोफाइट्स से इवॉल्व हुए, और फिर ब्रायोफाइट्स आगे इवॉल्व होके फर्न्स बन गए, फर्न्स। अब फर्न्स जो हैं ये स्पोर बेरिंग प्लांट्स हैं, यानी इनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और ये वो दौर है जहाँ से कोल फॉर्मेशन हुई, यानी जब फर्न्स बरिड हुए ज़मीन के नीचे तो कोल फॉर्मेशन, कोयला बनने का अमल जो है वो शुरू हुआ।
फर्न्स जब इवॉल्व हुए फिर इनसे आगे जो है वो आ जाते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद हमारे पास द मोस्ट एडवांस प्लांट्स जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं वो हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर मतलब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, तो आप देखिएगा यही तरतीब होगी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस जियोग्राफिकल टाइम चार्ट के अंदर भी इसी तरीके से प्लांट्स की तरतीब दिखाई गई है फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से कि जिस तरीके से इनकी एवोल्यूशन हुई है। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की एक ही लाइन उन्होंने ड्रॉ की है। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी जो अर्लीस्ट लाइफ थी यानी द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हो गया है। देन है एनिमल्स। एनिमल्स में हमारे पास सबसे पहले जो उन्होंने जो चार्ट दिखाया है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने दिखाए हैं फिशेस यानी मछलियाँ। जो फ़िश हैं, फिशेस जो हैं ये तमाम और जो है ना कह लें कि इनवर्टिब्रेट्स के बाद फिशेस जो हैं ये किंगडम एनिमलिया के जो पायनियर्स हैं, यानी ये बुनियादी है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, बहुत पुराने फ़िश से फ़िश आगे इवॉल्व हुई तो ये बन गए आगे एम्फीबियंस जी। ठीक है, एम्फीबियंस आ गए। अब एम्फीबियंस के बाद फिर एवोल्यूशन हुई तो एम्फीबियंस इवॉल्व होके रेप्टाइल्स बन गए। अब देखिए एम्फीबियंस का लेवल थोड़ा मतलब नीचे है, रेप्टाइल्स थोड़े और ऊपर है। अब थोड़े से और ऊपर हम बनाएंगे तो रेप्टाइल्स आगे बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, बर्ड्स में। ठीक है, तो बर्ड्स और ये सारी चीज़ें ना जब ये एनिमल्स हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा किंगडम एनिमलिया जो है जब हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो इसी तरतीब से ये ऑर्गेनिज्म यानी फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बर्ड्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन हुई और मैमल्स बन गए। ठीक है, तो मैमल्स आ गए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर पूरी जो प्लांट्स और एनिमल जितनी भी लाइफ फॉर्म है इसमें सिर्फ ये शो किया गया है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई 3000 मिलियन ईयर्स अगो और उसी लाइफ से सारी लाइफ इवॉल्व हो के आज हमारे पास जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आप इस प्लैनेट अर्थ पर देखते हैं वो उसी सिंगल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी से ही इवॉल्व हो के आई है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों या कोई भी हो। ठीक है, और ये सारा जियोग्राफिकल टाइम चार्ट आपकी बुक में बड़ा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। और इसमें ये जो इतना लंबा जो अरसा दिया गया है मिलियन ईयर्स में, ये बहुत बड़ा जो है अरसा है, बहुत बड़ा ये मुद्दत बनता है। और एक बात आपको और याद रखनी है कि साइंटिस्ट जब रॉक्स की स्टडी करते हैं तो दे हैव फाउंड दैट द ओल्डेस्ट रॉक ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज़ ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि दुनिया जो है वो तकरीबन 4 अरब साल यानी 4000 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। ठीक है, और ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो से ही हो जाता है। और उसके बाद आज के इस दौर में अब आपको प्लांट्स भी नज़र आते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और एनिमल्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स यानी फ़िश, एम्फीबियन, इन सभी फॉर्म्स में आज भी आपको लाइफ नज़र आती है। और एवोल्यूशन का प्रोसेस लाइफ का इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक यहाँ दुनिया है, जब तक यहाँ ज़िंदगी है। तो जी स्टूडेंट, आज के लिए ये सबक हमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले सबक में हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।